बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड एंड डियर स्टूडेंट्स। स्नेक बाइट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में हम जनरल सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट डिस्कस करेंगे कि अगर एक पॉइजनस स्नेक का बाइट हो गया है तो सारी की सारी जो जनरलाइज्ड सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट हैं वो क्या क्या अपीयर हो सकती हैं हमारी बॉडी में। तो this picture show you the all the symptoms which appear in a case of snake bite. सेंट्रल फ्रॉम अप टू डाउन हम चलेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सिम्टम्स आ सकती हैं उनमें नंबर 1 इज़ डिजीनेस, फेंटिंग, इंक्रीज्ड थर्स्ट और हेडेक। डिजीनेस, फेंटिंग, इंक्रीज्ड थर्स्ट एंड हेडेक। विजन में ब्लरीनेस ऑफ द विजन, ब्लरिंग विजन हो सकती है। हार्ट एंड वेसल्स में रैपिड पल्स, लो ब्लड प्रेशर और सीवियर शॉक में जा सकता है पर्सन। सिस्टेमिक में फीवर और सीवियर पेन। रेस्पिरेटरी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। मस्कुलर में कन्वल्जन्स, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वीकनेस। गैस्ट्रिक नाजिया एंड वोमिटिंग, इंटेस्टाइनल डायरिया। और वाउंड साइड पे क्या हो सकती है, लोकल फीचर्स क्या हो सकती हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम दी बाइट साइड, फैंग मार्क्स आपको नज़र आ सकते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ द लोकल एरिया ऑफ द स्किन, बर्निंग सेंसेशंस एंड स्वेलिंग। और अदर स्पॉट्स में ब्लीडिंग स्पॉट्स और नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस और सीवियर इचिंग हो सकती है लोकल साइड पे। तो दीज आर द जनरलाइज सिम्टम्स जो कि एक स्नेक बाइट में आ सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सिम्टमटोलॉजी आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्नेक विच हैज़ बिटन अ पर्सन। आया इट वाज अ न्यूरोटॉक्सिक, आया इट वाज वेस्कुलोटॉक्सिक और it was a sea snake. As I told you before that एलेपिडी स्पीशी जिसमें कोबरा और क्रेट्स आते हैं वो अगर बाइट करते हैं तो दीज आर द न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे मसल पैरालाइज हो जाते हैं और बंदा पैरालाइज स्टेट में चला जाता है। रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस होगा, सांस नहीं आएगा, साइनोसिस और टिश्यू हाइपॉक्सी होना शुरू हो जाता है और बंदा मर जाता है। जो वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं वो ब्लड डिस्क्रेजियाज काज करते हैं। दे काज द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द ब्लड। ब्लड नॉर्मली इन द वेसल्स फ्लूइड फॉर्म में होता है लेकिन ये उसको क्लॉटेड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। जो मायोटॉक्सिक होते हैं वो मसल्स के ऊपर जाके इफेक्ट करता है उनका जो वेनम है। और सवियर मसल क्रैम्प्स, सवियर मायालजिया इज़ द सिम्टम। और क्या होता है, जब मसल के अंदर डिग्रेडेशन शुरू होती है तो मायोग्लोबिन यूरिया रिलीज़ होता है। मायोग्लोबिन यूरिया, वो मायोग्लोबिन यूरिया जो है ना, जब हमारी सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में आता है ना तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करता है और रीनल शट डाउन करता है एंड पेशेंट डाइज ऑफ रीनल फेलियर। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि मायोटॉक्सिक या सी स्नेक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जनरली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सी स्नेक्स या हाइड्रोफिडी स्पीशी जो है वो मस्कुलोटॉक्सिक होती है। ये मसल को पैरालाइज नहीं करती बल्कि मसल को ना डिग्रेड करती है और उनसे जो प्रोटीन है ना मायोग्लोबिन वो रिलीज़ करवाती है और उसे ब्लड में शामिल करवा देती है जिससे मायोग्लोबिनीमिया होता है। और यही मायोग्लोबिनीमिया जब यही ब्लड सर्कुलेट करता हुआ हमारे किडनीज तक आता है ना तो किडनी में आके एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करता है और एक्यूट रीनल शट डाउन करता है, रीनल फेलियर काज कर देता है विच अल्टीमेटली लीड्स टू दी डेथ। ठीक हो गया। अब ऐसे स्नेक्स में जो है ना क्या होता है, डायलिसिस इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन कि डायलिसिस करें और इस पॉइजन को या मायोग्लोबिन को फ्री करें, ब्लड को मायोग्लोबिन से फ्री करवा दें।
तो डायलिसिस की जहाँ पे बहुत सारी इंडिकेशन है, उनमें एक इंडिकेशन ये बाइट्स भी हैं, स्नेक बाइट्स भी हैं, मायोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स भी इंडिकेशन है डायलिसिस की, अगर सिम्टम्स वर्स होती हैं तो ये जनरलाइज सिम्टम्स हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ अ स्नेक बाइट हम कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि आप एमरजेंसी में बैठे हुए हैं एज मेडिकल ऑफिसर, एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, तो आपके पास लाए जाते हैं ये बाइट वाले पेशेंट्स, आपने इनको डील कैसे करना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट नंबर 1, काम एंड रीअश्योर द विक्टिम, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम। मूमन पेशेंट एंक्शियस होते हैं कि हमें सांप ने डस लिया, अब हमने नहीं बचना, एंक्शियसनेस आपने रिलीव करनी है पर्सन को, उसको बताना है कि ठीक है आपको स्नेक ने बाइट किया है, लेकिन सारे सांप जो है ना वो जहरीले नहीं होते, हो सकता है कि आपको जहरीले सांप ने ना काटा हो, नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा हो, और उसे रीअश्योर करें। लेकिन आपने काम हो के नहीं बैठ जाना, आपने उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना और उसे मैनेज करना साथ साथ, लेकिन पेशेंट को काम करवाना और रीअश्योर करवाना है। क्यों काम करवाना है, क्यों रीअश्योर करवाना है, अभी मैं आगे बताता हूं आपको कि कितना इफेक्ट है इस काम करवाने का। सेकंड नंबर इज द इमोबिलाइजेशन, जिस जगह पे काटा है उस लिम्ब को इमोबिलाइज कर दें, उसे हरकत नहीं देनी, इमोबिलाइजेशन। बिटन पार्ट शुड बी एट न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए उसे। उमूमन कहते हैं कि हार्ट पोजीशन से नीचे उसे रखें, या मैक्सिमम हार्ट पोजीशन तक ला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है ना, ये न्यूट्रल पोजीशन है कि या तो हार्ट लेवल से नीचे रखें उस एरिया को, या उस एरिया को हार्ट के लेवल तक तो लेके आ सकते हैं, उससे ऊपर ना लेके जाएं। मार्क द प्रॉक्सिमल एज ऑफ एनी डिस्कलरेशन और स्वेलिंग इन इंक एंड राइट द टाइम ऑन द लाइन, यानी कि लोकल एरिया पे अगर रिएक्शन नज़र आ रहा है तो उस रिएक्शन एरिया का जो है ना डिस्कलरेशन एरिया को आप मार्क कर दें और उसके ऊपर टाइम लिखेंगे, इस टाइम तक इधर तक का लाइन। अगर वो लाइन एक्सपेंड करती है, वो एरिया एक्सपेंड करता है, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि सिम्टम्स आर गोइंग टू बी वर्स विद पैसेज ऑफ टाइम, सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। If signs increase during transports, make new marks with the times. Stay calm. देखें ये पिक्चर मैंने बनाई हुई है, stay calm. Anxious नहीं हो जाना, calm रहें। क्यों? कहता by entering a state of panic, you increase your heartbeat and hence general body circulation around the body. This in turn will increase the rate at which venom is distributed and or exacerbate bleeding. ओके कि जितना आप एंक्शियस होंगे हार्ट रेट उतना इंक्रीज होगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वेनम तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में, वो उतनी ही तेज़ी से फिर सर्कुलेट करेगा और ज़्यादा डैमेज करता जाएगा। काम करें पेशेंट को ताकि उसका हार्ट बीट कम रहे और उसकी जनरल बॉडी सर्कुलेशन भी स्लो रेट पे रहे, ताकि वेनम की कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नंबर 1 स्टेप इज स्टे काम। नंबर 2 टॉर्निकी, एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्निकी। रिट्रोस्पेक्टिव डाटा फेल्ड टू डॉक्यूमेंट एनी बेनिफिट इन डिक्रीजिंग सीवियरिटी ऑफ सिस्टेमिक फीचर्स। Total venom absorption is decreased by 33%. 2 to 4 centimeter wide, tight to compress only lymphatics, not venous drainage. ठीक हो गया। इसमें एम होता है कि हमने वीनस ड्रेनेज को ब्लॉक नहीं करना, हमने लिम्फेटिक्स को ब्लॉक करना है। 2 inches above the bite and should not be relaxed until anti-snake venom is given.
ये जो टॉर्नी की अप्लाई करना, नंबर 1 तो कहते हैं कि जो रिट्रोस्पेक्टिव डाटा ना वो इसकी कोई इतनी सिस्टमिक फीचर्स की स्फीरिटी को डिक्रीज़ करने के लिए कोई बेनिफिट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक ये ज़रूर डिक्रीज़ करता है। 33% तक ये डिक्रीज़ करता है। 2 to 4 सेंटीमीटर वाइड एक पट्टी लेनी है और बाइट मार्क्स के 2 to 3 इंचेस ऊपर उसे इतना के टाइट बांधना है कि उससे लिम्फेटिक्स उसकी ब्लॉक हो जाएं, और तब तक नहीं खोलना जब तक आप एंटी वेनम वैक्सीन इंजेक्ट ना कर दें बॉडी में। बीपी कफ इन्फ्लेटेड टू अबाउट 45 मिलीमीटर मर्करी में बी यूज्ड इंस्टेड। अगर आपको टॉर्निकी नहीं मिल रहा तो अगर आपके पास बीपी अपरेटस है, आप उसको भी उस बाइट मास के ऊपर बांध के तो उसे 45 to 50 मिलीमीटर मर्करी तक इन्फ्लेट करके छोड़ देते हैं। दैट विल आल्सो एक्ट एज टॉर्निकी। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्टे काम एंड सेकंड इज द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकी। कंस्ट्रिक्शन बैंड इंस्टेड ऑफ टॉर्निकी, क्या है इसका सूर? टाइट बैंड विल इंक्रीज नेक्रोसिस। टाइट नहीं बांधना, याद रखना है, टाइट नहीं बांधना, ठीक है। टाइट बैंड विल इंक्रीज नेक्रोसिस रैपिडली एंड इन सीवियर केसेस कुड इवन रिजल्ट इन एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब। क्या आप इतना टाइट लोग बांध देते हैं कि उसकी सर्कुलेशन ही ख़त्म हो जाती है, जो नॉर्मल टिश्यू को ब्लड जाना वो भी नहीं जाता, जिससे नेक्रोसिस और फिर वो गैंग्रीन और वो सारा होके आखिर का लिम्ब एम्पुटेट करना पड़ जाता बंदे का। टू स्टॉप सीरियस ब्लीडिंग रादर देन अ टॉर्निकी यूज अ कंस्ट्रिक्शन बैंड। दिस विल बोथ हेल्प टू स्टेम द ब्लीडिंग एंड आल्सो स्लो द पैसेज ऑफ द वेनम। जो टॉर्निकी है ना वो है एक 2 to 4 इंचेस वाइड बैंड की सूरत में, जबकि जो है टाइट बैंड जो है ना वो एक रस्सी की या एक बारीक सूरत में होता है, ठीक है जी। प्रेशर इमोबिलाइजेशन देखें, अप्लाई अ ब्रॉड बैंडेज, ठीक है जी, फ्रॉम दी लोअर एंड टू दी अपर एंड, ये आपने करते जाना है बैंडेज, और लिम्ब को आपने इमोबिलाइज कर देना है। जैसे हम बैक स्लैब लगा के 2 जॉइंट्स को इन्वॉल्व करके लिम्ब को इमोबिलाइज कर देते हैं ना, उसी तरह सेम आपने एक बैक स्लैब लगा के या साइड स्लैब लगा के, जैसा कि आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, इसको हमने उस लिम्ब को जिसके ऊपर बाइट किया हुआ उसे इमोबिलाइज कर देना हमने। अब एक और चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, लीव द स्नेक। लीव द स्नेक, बाद लोगों को बाइट किया ना, वो बाइट के बाद ना सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं जी, सांप को भी नाल लैके चलिए, डॉक्टर साहब को बताएंगे कि इस वाले सांप ने हमें काटा। अब काट लिए, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दें सांप को। ऐसा ना हो कि दोबारा पकड़ने की अटेम्प्ट में वो दोबारा एग्रेशन में आपको और बाइट करें। एक तो ये कि वो मज़ीद बाइट भी आपको कर सकता है, दूसरा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीच एमरजेंसी क्विकली एज सुन एज पॉसिबल, ठीक हो गया ना। तो लीव द स्नेक, डोंट अटेम्प्ट टू लोकेट एंड ब्रिंग द वेनमस स्नेक टू द हॉस्पिटल, यू विल प्रॉबली मेक अ बैड सीन वर्स। इट हैज़ ऑलरेडी बिटन 1 पर्सन, अगर वो छूट जाता है तो वो और भी किसी को बाइट कर सकता है, या आपको पकड़ने की टाइम में आपको ही मजीद बाइट कर सकता है। अ वाइडली हेल्ड मिथ इज दैट फॉर अ डॉक्टर टू ट्रीट योर बाइट दे नीड टू नो विच स्नेक बिट यू, एज दैट वे दे कैन एडमिनिस्टर द करेक्ट एंटीवेनम। ये एक मिथ है, ऐसे नहीं है। एंटीवेनम जनरली जो बनी होती है उसमें 3 किस्म के स्नेक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। चाहे किसी भी किस्म के स्नेक ने काटा हो, हमने देनी वही पॉलीवेलेंट होती है, ठीक है जी, पॉलीवेलेंट, मोनोवेलेंट नहीं है, पॉलीवेलेंट है। वो हर तरह के स्नेक बाइट के ख़िलाफ़ अमल करती है, इसलिए सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। लीव एज सच, वो गया तो गया, आप फौरी तौर पे एमरजेंसी जाएं। दिस इज फॉल्स विद मॉडर्न एंटी वेनम ऑफन पॉलीवेलेंट, दैट इज इट एनकाउंटर्स मोस्ट वेनम्स इन अ सर्टेन रीजन। क्लियर हो गया। स्टे काम, सेकंड इज इमोबिलाइजेशन एंड थर्ड इज लीव द स्नेक, उसको नहीं पकड़ना। नंबर 4, रिमूव एनी वॉचेस, रिंग्स और ऑर्नामेंट्स एज द एरिया में स्वेल।
जिस एरिया पे बाइट किया, अगर उस एरिया में कोई बैंगल्स पहनी हुई है, कोई रिस्ट वॉच पहनी हुई है, कोई कड़ा पहना हुआ है, उसको फौरी तौर पर रिमूव कर दें, क्योंकि वो एरिया स्वेल हो गया तो वो सारी की सारी आपकी जो बैंगल्स हैं, आपके वो जो कड़े हैं, वो उसके अंदर धंस जाएंगे, वो मज़ीद सर्कुलेशन को हैम्पर कर देंगे फिर। तो उन्हें फौरी तौर पे आप उतारें। मार्क द एरिया ऑफ स्वेलिंग एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट बाद आपने एरिया ऑफ स्वेलिंग को मार्क करना है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया आपको। ठीक है जी, उस एरिया के आया वो इंक्रीज़ करिए, इससे आपको पता चलेगा इंक्रीजिंग टेंडेंसी क्या है। सिक्स्थ फिर क्या है, इंसिजन एंड सक्शन और कट एंड सक पुलिसी। अब ये सुने, ध्यान से सुने, डू नॉट परफॉर्म इंसिजन एंड सक्शन। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स रिकमेंड अगेंस्ट दिस। In addition, an incision performed by a hurried, nervous and inexperienced individual may result in damage to an artery, nerve or tendon। ठीक है, सिर्फ आजकल कहा जाता है कि आप स्टे काम एंड इमोबिलाइज करें और एमरजेंसी में पहुंचें, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उधर फौरी तौर पे डीप कट लगाते हैं और उसे सक कर लेते हैं, कुछ मुंह से ही सक कर लेते हैं, कुछ वैसे ही किसी चीज़ से सक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या अहमियत है ये भी मैं बता देता हूँ। इंसिजन से वो कहते हैं कि कम से कम जो लोकल पड़ा हुआ वेनम है वो ड्रेन हो जाएगा और उसकी कम अमाउंट सर्कुलेशन में जाएगी। दूसरा वो सक करते हैं, वो कहते हैं सक कर लिए, सांप का जहर पी गए हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। सांप का जहर पी लेना तो उसका असर नहीं होता, क्योंकि हाँ, ये सारे यानी कि प्रोटीनेशियस एंजाइम्स हैं ना, तो हमारे जो स्टमक में पेप्सिन है, पेप्टाइडेजेस एंजाइम था, वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है ना, और इसे इनफेक्टिव बना देते हैं। तो इसलिए अगर सांप का जहर पी लिया जाए ना तो लिथैलिटी नहीं है उसकी, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अनटिल के स्टमक में कोई अल्सर्स ना हो, या इस पूरे ट्रैक्ट में माउथ, ओरल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक में अल्सर्स ना हो, जहाँ से ये अब्जॉर्ब हो जाए हमारी सर्कुलेशन में फौरी तौर पे। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो फिर अगर सांप का जहर पी लिया जाता है ना तो वो लीथल नहीं होता। तो जो पुराने एक्सपर्ट है ना वो कहते हैं कि डोंट परफॉर्म इंसिजन एंड सक्शन। इससे आप ना किसी वाइटल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। Section, do not suck the bite wound with your mouth. You can buy a snake bite kit which contains a suction device, sire extractor भी हम उसे कहते हैं। This is very much important diagram के don't do and don't of a snake bite। सबसे पहले ऊपर से रेड, don't panic, stay calm। डूज में क्या है, stay calm और रीएश्योर करें पर्सन को। डू बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज और स्प्लिंट लिम्ब इमोबिलाइज कर दें। ठीक हो गया जी। डू रिमूव रिंग्स, वॉचेस एंड ब्रेसलेट्स। डू स्टॉप मूवमेंट्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को हमने स्टॉप करना है। डू फर्स्ट एड, ट्रीट शॉक urgently by hospitalizing the patient। get help, किस तरह हेल्प ले सकते हैं, एंटी वेनम वैक्सीन से। वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है और कब लगानी है। ये डूज हैं। और आईडी वेनम, कैच स्नेक केयरफुली, ये सारे के सारे जो है ना, स्वैब, ये चीज़ें बेहतर है कि आप इनकी तरफ ना जाएं, स्नेक को कैच करने की कोशिश ना करें। डोंट में क्या है, डोंट मूव द लिम्ब, डोंट कट एंड सक। टॉर्निकी का मतलब है कि टॉर्निकी अप्लाई करना, लेकिन बहुत टाइट अप्लाई नहीं करना। ठीक है, कुछ कहते हैं अप्लाई ही ना करें, जस्ट लिम्ब को इमोबिलाइज कर दें। नो अल्कोहल, फ्लूइड और फूड,
इस सारी सिनेरियो में जो है ना आप ये चीज़ें ना दें। क्लीन द वाउंड। तो ये सारी की सारी डू एंड डोंट हैं इस चीज़ की। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, शुड मी रिमेंबर दैट tourniquet, incision suction and vacuum extraction should not be considered if the victim can reach hospital rapidly। अगर तो बिल्कुल हॉस्पिटल के नज़दीक हैं कि हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, फौरी तौर पे विद इन मिनट्स आप पहुंच सकते हैं, तो शुड नॉट। अब टॉर्निकी भी अप्लाई ना करें, इंसिजन सेक्शन भी ना करें, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन भी ना करें। और इफ़ देर आर नो साइंस ऑफ सीरियस एनवेनमेशन, इफ़ मोर देन 2 hours फ्राम हॉस्पिटल एंड लेस दैन 30 minutes सिंस द बाइट टॉर्निकी शुड बी अप्लाइड। अगर ज़्यादा टाइम लगता है आपको हॉस्पिटल जाने के लिए, देन टॉर्निकी अप्लाई करें और लिम्ब को इमोबिलाइज करके आएँ। क्लियर हो गया? तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट आर द स्टेप्स आफ्टर अ स्नेक बाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने हमने क्या करना होता है। नंबर 1 स्टे काम, नंबर 2 अप्लाई द टॉर्निकी, नंबर 3 प्रेशर इमोबिलाइजेशन, लीव द स्नेक, रिमूव एनी ऑर्नामेंट्स, वॉचेस, रिंग्स एट्सेट्रा, और स्वेलिंग को हर 15 मिनट बाद आप मार करेंगे। इंसिजन एंड सक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डू एंड डोंट्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, और बताया कि अगर आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो फिर ये काम ना करें, ना आप टॉर्निकी अप्लाई करें, ना इंसिजन सेक्शन करें, ना वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करें, अगर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर 2 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा और 2 घंटे तक का टाइम रिक्वायर्ड है, देन यू शुड अप्लाई टॉर्निकी। Next comes the hospital management. We discuss in our next segment this hospital management.